बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की है और वो कहते हैं कि इस मसले पर इसको हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात हो रही है फ्रांस में, तब भी उनसे बात करूँगा। और ये भी कहते हैं कि ख़ित्ते में मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है। बार बार उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दूसरी बार उन्होंने मसला कश्मीर पर सालसी की अज़म का इजहार भी किया है। ये कितनी अहम स्टेटमेंट उनकी जानिब से, भारत पर कितना दबाव आएगा और क्या ये वाकई पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत है या नहीं, इस सब पर गौर करेंगे और साथ मकबूजा आबादी की सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। लेकिन साथ हम देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत शामी साहब क़ानून साजी में दिलचस्पी ले रही है। आज बैरिस्टर फ़रूक नसीम और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ क़वानीन का जिक्र किया और कहा कि एक पोर्टल बनाया जाएगा, ऑनलाइन कर दी जाएंगी तमाम तर डिटेल्स। लेकिन अहम बात ये थी कि इस मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने नैब क़वानीन के बारे में भी तफसील से बात की और कहा कि हुकूमत ने तरामीम का मुसवदा तैयार कर लिया है, कैबिनेट से अप्रूवल भी ले लिया है और उसकी डिटेल्स भी डिस्कस की, जो कि हमारा आज का मौजू भी है कि किन मामलात में तरमीम की जाएगी, उससे क्या फ़ायदा होगा। और साथ ये मसला भी हम डिस्कस करेंगे कि सैकड़ों केसेस मुल्क भर की एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं, जो कि सिर्फ 26 हैं जो एहतसाब अदालतें हैं मुल्क भर में। केसेस अलबत्ता 1200 से ज़ायद हैं और नैब का कानून ये कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर रोज़ाना की बुनियादों पर इन केसेस की समात की जाए, इनको निपटाया जाए। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं, अदालतें कम हैं। इस पर भी बात होगी। इन दो मौज़ूआत पर बात करने से पहले शाम साहब, मैं आज ये चाह रहा हूँ कि हम चलें कराची, क्योंकि आपको याद होगा कल प्रोग्राम जब हम ख़त्म कर रहे थे तो सईद गनी साहब हूँ या मेयर कराची हूँ, हमें दावत दे रहे थे कि कराची आएँ और आके सूरत हाल देखें। वो मामला तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा ख्याल आपको तो कराची चले जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कराची जा रहा हूँ जी, और जाके सूरत हाल को ऑन ग्राउंड कवर करेंगे, दिखाएंगे नाज़रीन को, ताकि वो खुद फैसला कर सकें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा और हकीकत है क्या। लेकिन दुख दर्द हर किसी को है, मगर दोनों सच्चे हैं और दोनों झूठे हैं। अब बस पिस तो अवाम रहे ना, क्योंकि देखें ना, अब ताफून, गंदगी, कीचड़, वबाई अमराज सैकड़ों गुना ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में बच्चे इन वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कचरे की जो सूरत हाल है वो तो नाकाबिले बयान है। दूसरी बात आप देखें कि इस शहर के अगर दुख दर्द की बात की जाए, मुत्तहिदा भी सामने आ जाती है, PSP भी सामने आ जाती है, पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, PTI भी आ जाती है। सब यूं करते हैं, उंगली उठाते हैं बाकियों की जानिब, लेकिन अपनी जानिब उठने वाली उंगलियों की जानिब इशारा नहीं है। ज़रा मैं आपको झलकियाँ सुनाना दिखाना चाह रहा हूँ कि आज शहर क़ायद की हालत इज़हार पर क्या बयानबाजी हुई। देखिए मुस्तफ़ा कमाल से पहले सिटी गवर्नमेंट का जो बदबख्त मेयर है वो उस बदकार से बात करना ही बेकार है। हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, इसलिए कि जो इसने शहर के साथ कर दिया है इसको भागना नहीं चाहिए, यहाँ से इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए। मेयर के टेन्योर में ही चला जाएगा किसी ना किसी बहाने से वापस विजिट पे, और ये वापस नहीं आएगा। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है, इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। वफाकी हुकूमत का काम नहीं है आकर सफाई करना, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस धुन में ये वाला काम ले लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो नाले से चीजों को निकाल कर, गंद बला निकाल कर पार्कों में डाल रहे हैं, सड़कों पर डाल रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म से अब रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नए मुंतखब होने वाले नए से मुराद जिनको एक्सटेंशन मिली है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिस तरह से आप सरहदों का दौरा करते हैं, इस तरह से कराची का एक दौरा कर लीजिए, ये समझ के कि इसकी भी अहमियत है। शामी साहब, एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ना अल्फाज के चुनाव में अक्सर बेहतियाती कर देते हैं। जो उनका मतम नज़र है वो तो वही बात है जो आप कल कर रहे थे। वो भी कह रहे हैं सारी कुछ गुफ्तगू करने के बाद कि आर्मी रेंजर्स ये तवज्जो दे शहर, ये तो सियासतदानों के पास इनके सपोर्ट कर दिया जाए अगर ये काम नहीं हो सकता। देखिए इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बड़ी ज़ुबान इस्तेमाल की है सख्त, उसका जवाब भी उनको वैसा ही मिला है। सुना जरा, वसीम अख्तर साहब ने भी मेयर कराची का पहले पे दाला लगाया है। जवाब सुनिए ना उनका, क्या कहते हैं। पिछले दिनों इसने DG नैब को भी बुरा भला कहा था, तो वहाँ से रिएक्शन आया कि एक और केस फिट हो रहा है तो माफ़ी मांग ली जाके। बेवकूफ़ आदमी का मुझे खाम खाई में मेरा दिल तो नहीं कर रहा जवाब देने का, मगर
अब इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, बहुत हो गया। ये भाग के गया था कराची से दुबई, वहाँ से ये कान पकड़ के लाया गया है यहाँ। उससे पहले ये KMDC के अंदर एक लैब अटेंडेंट था। आज इनसे ये पूछे कोई, तुम लैब अटेंडेंट थे, तुमको MQM ने घर दिया, आज भी वो घर तुम्हारे पास ही है, कपड़े भी MQM ने दिए, आज आप एक घर चला रहे हो बंगला PCHS में, एक डिफेंस में, 2-2 करोड़ की 2 लैंड क्रूजर रखी हुई हैं, पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? चाइना कटिंग, कराची में जितने पार्क्स और ग्राउंड इंक्रोच हुए हैं, जिनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आज गिरा रहा हूँ उनको, वो सारे इसके अप्रूव किए हुए हैं। करप्ट आदमी जिसका रेफरेंस फाइल हो गया है, जिसने नैब से जाके माफ़ी मांगी है, वो किसी और पे चार्ज लगा सकता है, इल्ज़ाम लगा सकता है। सुबह 11 बजे फुदकना शुरू कर दिया, कराची ने रिजेक्ट किया। ये फिर से चूरन बेचने के चक्कर में है कि अगले इलेक्शन में ये शायद कुछ सीटें ले जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ECL में मत डालना इसको, ये इलेक्शन के बाद जाएगा वापस। ये पिछले इलेक्शन के रिजल्ट से जा रहा था, इसको सब छोड़ के जा चुके हैं। शामी साहब, लतीफ़ा ये है कि ये सभी लोग एक दूसरे से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, एक दूसरे के राज और नेहाज रखते हैं और बिल्कुल उन बातों से वाकिफ़ हैं जो शायद पब्लिकली ना की जा सकें। तो ये लतीफ़े की सूरत हाल है, क्योंकि अब ये बोलें तो वो भी बोलेंगे, वो भी कुछ बातों के साथ सामने आएंगे, फिर ये मामला चलता रहेगा। चलिए, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब वो उन्होंने कहा कि कपड़े भी MQM ने दिए, कपड़े उतारने और कपड़े फाड़ने का सलीका भी MQM ने उनको दिया। देखिए, असल बात यह है कि जब मुस्तफ़ा कमाल लैब अटेंडेंट थे, नहीं देखिए MQM आगे लेके आई, जो भी थे, असल बात यह है कि जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो उनकी तो धूम मची हुई थी। हाँ जी, दुनिया भर में वो कहते दुनिया को तो वर्ल्ड बेस्ट मेयर का खिताब मिल रहा था। बिल्कुल, और उस पे कुछ डाउट्स भी हैं, लेकिन वो एक पोस्टर था, पोस्टर बॉय थे पूरे MQM के, पूरे MQM जो परफॉर्मेंस के एतबार से, वो तो परफॉर्मेंस पर उस पर ही नाज करती थी। और अब वसीम अख्तर साहब जो हैं वो उनके कपड़े उतार रहे हैं। चलिए, एक कपड़े तो एक दूसरे के शौक से उतारे, लेकिन असल बात यह है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आज वो कराची को साफ किसने करना है, ये है मसला। अब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे इल्जाम लगा रहा है। उस मसले पे जाने से पहले जरा तरतीब तो पूरी कर दो ना। मैं पीपल्स पार्टी भी रहती है, अभी अली ज़ैदी साहब भी रहते हैं, जरा मुर्तज़ा वहाब साहब का रद्द-ए-अमल भी देख लें। मेयर एक सरकारी ओहदे पर रियासत के साथ मुंसलिक है, वो सिविल नाफरमानी के लिए कैसे लोगों को इनकरेज कर सकता है? मैं समझता हूँ उन्होंने गलत चीज़ की है, कंडेमेबल है, और मैंने कल भी इसको कंडेम किया था, मैं आज भी कंडेम करता हूँ कि हम अपने सियासी मकासद के लिए आवाम को गलत मैसेज कभी भी नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ टैक्स आवाम को, ये जब कल कराची के मेयर ने कहा था कि अवाम सिंध सरकार को टैक्स ना दे। अब जरा आपको याद होगा कि अब्दुल सत्तार अफगानी जो थे वो मेयर थे, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, अपने गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर थे उस दौर में, और उन्होंने उस वक्त जुलूस निकाला था, वो व्हीकल टैक्स जो है मांग रहे थे कि वो हमें दिया जाए, और सिंध हुकूमत के खिलाफ एक जुलूस निकाल दिया, और जिसको वो लीड कर रहे थे, तो उस पर फिर कार्रवाई की उन्होंने। और उनको लेने के देने पड़ गए। तो अब जो मेयर है ना, जब आप मेयर के ओहदे पर बैठे हुए हैं तो फिर आप ये बात नहीं कह सकते कि आप टैक्स अदा ना करें। चले, आप एक पॉलिटिकल लीडर है अगर, तो पॉलिटिकल लीडर तो जो भी अल्लम गल्लम बोल दे, और उसको तो हक हासिल एजिटेशन करने का, अब तो मजीद हुकूक हासिल होगा। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो भी आप देखिए, आप बिल फाड़ते रहे हैं बिजली के, अपोजिशन में और अपोजिशन में थे, लोगों को ये कहते थे कि आप अपने हुंडी से पैसे भेजें, बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें। तो अपोजिशन लीडर हो या अपोजिशन बगैर अपोजिशन लीडर हो, वो लीडर को तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप मनसब पर होते हैं तब फिर आपकी जिम्मेदारी बहुत हो जाती है कि आप सोच कर जुबान खोलें, एक एक लफ्ज सोच कर बोलें, फिर वो मनसब जो है वो आपके आड़े आ जाता है और आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। क्योंकि अब कल हमने वादा किया था कि वसीम अख्तर साहब की बात भी तफसील से सुनेंगे और सईद गनी साहब की भी, तो दोनों दस्तयाब होंगे, लेकिन उससे पहले असलम खान साहब आज शहर का एक बार फिर से तफसीली दौरा करके आए कल की डिस्कशन के बाद, हमारे ब्यूरो चीफ कराची। असलम खान साहब, बयानात तो हमने सुना दिए, शामी साहब ने तबसरा भी कर दिया, अब आप बताएं ऑन ग्राउंड आप क्या देख के आए हैं, सूरत हाल है क्या, मसला नंबर 1 क्या है, मसला नंबर 2 क्या है, मसला नंबर 3 क्या है, और क्यों ये मसले हल नहीं हो पा रहे?
शामी साहब ने अभी बात की मेयर जो कराची अब्दुल सत्तार अफगानी, उनके बाद फारूक सत्तार साहब मेयर बने 87 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त से आज तक इस 30-31 साल में जामी साहब जितनी खराब सूरत हाल में कहूँगा इस वक्त कराची की है, इस वक्त इतनी सूरत हाल मैंने 30-31 साल में कराची की नहीं देखी होगी। बदतरीन सूरत हाल इस वक्त कराची की है। जो कचरा सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिस तरह सईद गनी साहब कहते हैं कि कचरा उन्होंने निकाल करके अली जदी साहब ने सड़कों पर रख दिया, लैंडफिल साइड तक नहीं जाता। मैं एक बात कहूंगा, कहीं विल ही नजर नहीं आती है। बल्दियाती इदारे सिरे से है ही नहीं कराची के अंदर के कहीं काम करते हुए। ये कचरा जो है वो एक दूसरे पर डाला जा रहा है, लेकिन कहीं ठिकाने नहीं लगाया जा रहा। ठिकाने नहीं लगाया जा रहा, बिल्कुल शामी साहब, एक दूसरे पे कचरा डाला जा रहा है। अगर इस कचरे को उठा करके ठिकाने लगा दिया जाए तो ये सूरत हाल नहीं होगी। और इस वक्त ये कि जो 14,000 टन कचरा पैदा होता है, मैं बार बार आपको कहूंगा कि ऐसी सूरत हाल हमने नहीं देखी। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 50 करोड़ मेयर कराची साहब को केएमसी को दिए गए थे नालों की सफाई के लिए इस पिछले माली साल में, और 25 करोड़ रुपए डीएमसीज को दिए गए थे। 75 करोड़ रुपए नालों की सफाई पर दिए गए। इसके बावजूद अली जदी साहब को नालों की सफाई के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है। सईद गनी साहब ने कहा कि हमने 75 करोड़ दिए, मेयर साहब कहते हैं हाँ 75 करोड़ मिले। कहां गए 75 करोड़, कुछ पता नहीं चल रहा। इस कचरे से इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है। हमने ये रिपोर्ट की थी कि वबाई अमराज फूटेंगे। जामी साहब, हमने दुनिया टीवी ने खबर रिपोर्ट की थी आज से कोई एक हफ्ते पहले। हमने ये पैकेज चलाया था कि शहर में कचरे की सूरत हाल ऐसी है कि वबाई अमराज फूटेंगे, और आज आप देखें वो वबाई अमराज भी फूटे। इसके बाद अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, कराची में 6 बड़ी सड़कों के अलावा शरा फैसल, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, एमए जिन्ना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, और इसके अलावा एक आध सड़क के अलावा अब एक बड़ा मसला बनेगा, शहर की सड़कें ही गायब हो चुकी हैं। शहर में सड़कें नहीं है, 30-30 साल से शहर में सड़कें ही नहीं डली हैं। इस इलाकों में मैं कहूंगा कि मजाफात छोड़ दें, आप बड़े बड़े पोश एरिया में जहां हमारे दफातर हैं, उसके बाद अगर आप बाहर निकले वहां पर सड़कें नहीं है। इस कचरे पर अल्लाह करे कि कराची का ये जो कचरे का मसला हो ये हल हो। जो सेवरेज का पानी, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, इस शहर में तबाही का जो एक जिम्मेदार बड़ा इदारा होगा वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी होगा। ना कराची में वाटर है ना ही बोर्ड है, सिर्फ सेवरेज ही सेवरेज नजर आता है। कराची में कचरे के बाद जो दूसरा बड़ा मसला है वो सेवरेज का पानी है। किसी भी इलाके में चले जाएं, मैं कहूंगा कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट, आज सुबह से हमने कैंपेन चलाई है, सेवरेज का पानी है और कचरा है। एक बड़ा मसला कचरे के बाद सेवरेज का है। कहीं पर लाइनें 30-30 सालों से लाइनें जो टूट फूट का शिकार हो गई हैं, आबादी बढ़ गई है, कोई इस लाइनों की तब्दीली की तरफ ना कोई तवज्जो है। मेरे ख्याल में अरबों खरबों रुपए चाहिए होंगे तब जाके पानी की फराहमी और निकासी आपका मसला। तो खान साहब, ये इन 2 मसलों से आप हाल क्या है सूरत हाल का? वो हाल पे तो आते हैं, आप साथ ही रहें। मैं माजरत चाहता हूँ, वो वसीम अख्तर साहब से तो पूछें 75 करोड़ कहाँ से कहाँ गया, जो नुक्ता उठा रहे हैं पूछ रहे हैं, बता देंगे। तनख्वाहों पे बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका बयान भी हमने नशर किया, उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब जो आपके बारे में फरमा रहे थे वो भी बताया। तो आप दोनों एक दूसरे से वाकिफ हैं अच्छी तरह से। इस मामले में क्या आगे बढ़ेंगे, फिर बयानबाजी चलती रहेगी? जी, आपकी सबकी बातें सुन रहा था, मुर्तजा वहाब साहब की बातें भी सुनी मैंने। सियासी मकासद के लिए बयान नहीं दिया था मैंने कि टैक्स ना दो, इंसानी मसला बन चुका है अब। गुलजार साहब चीफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। जस्टिस गुलजार साहब, सिंध करप्ट तरीन सूबा है, करप्ट तरीन। 1 रुपया भी बजट का कराची की आवाम पे खर्च नहीं किया जाता। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम मगर वो कह रहे हैं 75 करोड़ रुपए दिए हमने। मैं आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। 75 अरब भी देंगे तो नाले साफ नहीं होंगे। क्यों? बेवकूफी है। 3 साल पहले से बोल रहा हूं मैं, आप मेरे अगर बयान 3 साल पहले के निकाल लें, ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये मुझे नहीं दी गए थे, ये इसकी पूरी कमेटी बनी थी जिसमें कोर 5 के इंजीनियर्स भी थे मिलिट्री के, उनको दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अच्छा। ये पैसे दिए गए थे नाले साफ करने के लिए, वो कमेटी खर्च कर रही थी इसको पैसों को। 75 अरब भी दे देंगे, नाले साफ नहीं होंगे जब तक कचरे का डिस्पोजल नहीं होगा, जब तक सीवरेज का सही डिस्पोजल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन कभी साफ नहीं होंगे। ये बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी। ये 3 साल से बोल रहा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मगर सिस्टम आपका इतना करप्ट है कि ये पैसे भी रिलीज होते हैं, जो रिलीज के ऑर्डर करता है उसको भी खुशी होती है, जहां आते हैं फाइनेंस में उनकी भी खुशियां आती हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं उनकी भी खुशियां आती हैं, तो फिर ठेकेदार से लेके सब मजे करते हैं। ये सिस्टम है आपका। तो वसीम अख्तर साहब ये बताइए, सुने शामी साहब एक सेकंड माजरत के साथ, मैंने ऐसे ही नहीं बयान दे दिया कि टैक्स ना दें। मैंने कहा है टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को दें, ये नाफरमानी कहीं ही नहीं है। मैंने कहा है टैक्स केएमसी को दें। सिंध गवर्नमेंट में मिसट्रस्ट है। कराची मोटर व्हीकल टैक्स देता है, एक सिग्नल भी नहीं चलता है कराची में, सारे सिग्नल टूटे हुए हैं, कहाँ जाता है वो मोटर व्हीकल टैक्स?
सड़क क्यों नहीं बनती, ट्रांसपोर्ट का एक बस नहीं ऐड की इन्होंने 10 सालों में। ये बातें करते हैं, करप्ट तरीन लोग हैं, ये पूरा सूबा तबाह कर दिया इन्होंने। क्या तो आप ये बताइए कि जो ये कचरे को जो बर्न करके बिजली पैदा हो सकती है, ऐसे मंसूबों की खबरें सुनते रहे, मालूम हुआ चाइनीज कंपनी आ रही है, कभी मालूम हुआ कि दूसरी कंपनी आ रही, तो हुआ क्या फिर, कैसे पेशरफ्त होगी? कुछ भी नहीं हुआ। सुने, मैं इसकी भी बात बता दूं, 24 अरब रुपए एलोकेट किए हैं, ये सिंध बजट की किताब का बता रहा हूँ फिगर आपको मैं। 24 अरब रुपए 4 सालों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। क्या किया उसने? चाइनीज कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? एक यूसी बताते हैं जो साफ किया मैंने, मुझे एक यूसी। ये 2014 से बोर्ड बना के बैठे हैं, कोई बेनिफिशियरी लंदन में बैठे हैं भाई, ठीक है, चाइनीज के नहीं है, चाइनीज के पीछे भी इनके अपने लोग बैठे हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है। इसका सब झूठ है, ड्रामा है। वसीम भाई, आपने तकनीकी एतबार से जो मसाइल है उनको हाईलाइट किया, अपनी बेबसी का इजहार भी आप कर रहे हैं, 75 करोड़ की बात भी आपने की कि वो कहाँ गया, कैसे गया, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि 75 करोड़ से इतने सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, स्टेक होल्डर्स, एक आधा डिस्ट्रिक्ट, एक आधी यूसी तो साफ हो सकती थी आसानी से। नहीं हो सकती। देखें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो नालों की सफाई का पैसा था, दूसरी सफाई का पैसा नहीं था। वो नाले कभी भी साफ नहीं होंगे। 75 अरब रुपए दे दें, मैं गारंटी करता हूं, जब तक डिस्पोजल गार्बेज, आपको पता है 60% गार्बेज कराची के नालों में फेंक दिया जाता है, माफिया है टोटल। सीवरेज 80% कराची का नालों में जाता है। जब तक इनका डिस्पोजल नहीं वाटर बोर्ड करेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नहीं करेगा, नाले अंग्रेज ने बनाए थे, बारिश का पानी समुद्र में जाता है। अच्छा, अगर आप इस कदर बेबस या बेख्तियार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर इस्तीफा दे दें। मेयर की रहने का क्या जवाब है, मुझे वो भी समझा दें। यही सवाल आता है। नहीं, समझा दें। सुने, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं चैलेंज लेता हूँ। मुझे कराची के लोगों ने जेल में रहते हुए इलेक्ट किया है, सेलेक्ट नहीं किया। जेल में था मैं जब मेरा इलेक्शन हुआ था, जेल से जीता हूं मैं अगर ये इतना आवाज 3 साल से उठा रहा हूं, इनको एक्सपोज कर रहा हूं, इनको प्रॉब्लम में तो ला रहा हूं मैं। इस्तीफा देना सबसे आसान काम है। अगर मैं इस्तीफा आप अपना केस लड़ते रहेंगे, आप साथ रहना। जरा सईद गनी साहब को भी वसीम साहब ये बताइए कि क्या इसको फौज के सुपुर्द कर दिया जाए शहर को? ये तो वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, हम तो बेबस हैं। बड़े साहिब इक़्तिदार डिसाइड करें, चीफ जस्टिस, चीफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग डिसाइड करें। कराची तबाह हो गया है। ठीक है सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल हमने वादा किया था कि आपकी बात तफसील से सुनेंगे, आपको शुक्रिया। अब आपने गालिबन सुनी होगी हमारी गुफ्तगू। असलम खान साहब भी शहर की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं 75 करोड़ क्या 75 अरब आप दे दें, और लाइन कट गई। दोबारा उनसे रब्ता करते हैं ताकि वो हमारे सवालों का आवाज आ रही है मुझे जी। अच्छा, सईद गनी साहब साथ हैं मेरे ख्याल, वसीम अख्तर साहब की लाइन कटी है। तो सईद गनी साहब आप फरमाइएगा, वो कह रहे हैं कि 75 करोड़ की बजाय 75 अरब भी दे दें तो शहर साफ नहीं हो सकता। पहले तो मैं उनकी बात पूरी सुन नहीं सका था, मुझे नहीं पता उन्होंने किस रेफरेंस से 75 करोड़ की बात की है, लेकिन कराची के लिए जाहिर है 75 करोड़ जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। कराची को वाकई बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, और पीपुल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने पिछले 3-4 वर्षों में खास तौर पे कराची में बहुत सारे काम करवाए हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो कराची पे दी है। उससे पहले 4 साल शुरू के जो हमारे थे उसमें एमक्यू हमारे साथ पूरे साथ ही रही है। तो अमली तौर पर मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि कराची हैदराबाद जो है वो एमक्यू के हवाले थे और हमारा यहाँ के मामला से कोई अमल दखल नहीं हुआ करता था। वो तो जब एमक्यू में एक मरतबा सिस्टम से निकली है तो जाकर कहीं हमारा अमल दखल कोई बना है। इस मरतबा भी जो इस वक्त माली साल शुरू हुआ है, पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची पे तकरीबन 125 अरब रुपए जो है वो खर्च करेगी, और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के साथ हमने एक वायदा किया है जिसमें तकरीबन $1.5 अरब जो है हम कराची के लिए खर्च करेंगे, जो तकरीबन 4 साल से ज्यादा अरसे में खर्च होंगे। तो उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका कराची में पूरा उसको रिहेबिलिटेट करना है, उसके लिए 100 अरब रुपए हमने उस काम के लिए रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीपुल्स पार्टी कराची पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो सईद साहब फिर क्या वजह है कि 13 जून 2019 को जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स में पढ़ रहा था, एक केस के सिलसिले में कराची का जब जिक्र हो रहा था, वो कह रहे थे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कराची पाकिस्तान का बदतरीन शहर बन चुका है। मैं अगर उस रिमार्क्स पे जाके कोई बात करूंगा तो एक नोटिस तो मुझे पहले ही आया हुआ है, पता नहीं और फिर साथ क्या होगा। लेकिन रिमार्क्स जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर किसी ठोस वजूहात की बुनियाद पर दिए जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन बहरहाल
हम उसका एहतराम करते हैं। जो नहीं सईद गनी साहब, ये जो कचरा है इसको, इसके डिस्पोजल का बंदोबस्त क्या है? इसको बंद करने का कोई मंसूबा बन रहा है क्या? कोई मंसूबा तो आपके सामने होगा ना, कितना अरसा लेंगे उसमें जब ये मुकम्मल होगा काम? जी शामी साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको कानूनी तौर पर समझा दूं कि ये है किसका काम और हमारा इसमें क्या रोल है। जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है या इवन जो 2001 का जो कानून था जनरल परवेज मुशर्रफ का, उसमें भी और 2013 में भी ये मेयर का या सिटी नाज़िम का काम नहीं है। पहले कराची में 18 टाउन हुआ करते थे, वो सफाई का काम करते थे। इस वक्त कराची की 6 डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, ये कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। जब 4-5 बरस पहले कराची में कचरे का मसला बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर गया, तो फिर पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने लाहौर मॉडल को जहन में रखते हुए एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया ताकि उन DMCs की हम किसी तरह से मदद कर सकें कचरे को मैनेज करने के लिए। उसके बाद ये भी नहीं था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने सारा काम टेक ओवर कर लिया, उसमें DMC की अपनी रजामंदी शामिल होना जरूरी थी और उनके लिए मैंडेटरी था कि वो अपनी इलेक्टेड काउंसिल से रेजोल्यूशन पास करें, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो उनके लिए काम करेगा। तो एक एक करते हुए 4 DMCs ने ये इख्तियार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दिया, 2 ने जो है अभी रिसेंटली किया है, लेकिन वहां पर सॉलिड वेस्ट ने काम शुरू किया नहीं है। तो जो 4 अजला हैं जहां पर हम काम कर रहे थे, उसमें से एक जिले में तो क्राइसिस हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ जिसका हमने टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो था। 3 में सूरत हाल निस्बतन कचरे की बेहतर है। 2 जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां ज्यादा सूरत हाल खराब थी, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में आगाज में अली जैदी साहब की कंपेन से 1 महीना पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स की, मैंने मीटिंग्स की बतौर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, और हमने कुरंगी डिस्ट्रिक्ट जो सॉलिड वेस्ट के पास नहीं था और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो सॉलिड वेस्ट के पास नहीं था, उनकी मदद करने का फैसला किया और फिर हमने उनकी मदद की और उनके पास जो कचरे का बैकलॉग था। आप जो भी कह रहे हैं आपने तय वो दुरुस्त ही कह रहे होंगे। मसला ये है कि मेयर कराची से पूछा जाए तो वो खुद को बरी जिम्मा करते हैं, जिम्मेदारी आप पर डालते हैं सूबाई हुकूमत को। सूबाई हुकूमत से पूछा जाए तो उनके पास भी तकनीकी और कानूनी जवाज़ मौजूद है जिम्मेदार ठहराने के लिए। वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए अली जैदी आप सबको रगड़ देते हैं। ऐसे में मसला नुकसान या जो भुगतने वाले लोग हैं वो तो अवाम है, वो किससे सवाल पूछें और वो किससे उम्मीद लगाएं? चलें ये बता दें, जिम्मेदार तो ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी। आप सिर्फ ये बता दें मुझे सर कि अवाम जो कराची के हैं वो उम्मीद किससे लगाएं? जामी साहब, मसला ये है, जो बातें मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपको ऐन कानून के मुताबिक चीजें बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। मैंने तो आपको ये बताया कि 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा था, हमने वहां पर भी उनको एंगेज किया और उनकी मदद की, जिसका इजहार वहां के मुंतखब चेयरमैन से, जिसका ताल्लुक MQM से बरमला किया भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेयर साहब जिनका काम कचरा उठाना नहीं है वो बराह रास्त सूबाई हुकूमत के ऊपर जो है लानतान भी करें, बावजूद इसके कि हम काम भी कर रहे हों, तो ये नामुनासिब सी बात है। अच्छा, मेयर साहब का जो काम है वो जो बड़े नाले कराची के हैं ना जी, उनकी सफाई, उनको मेंटेन करना मेयर साहब की जिम्मेदारी है। जो छोटे नाले हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो DMCs के पास आती है। हमने अभी जब इनको जरूरत पड़ी पिछले 2 सालों में इनको हमने पैसे दिए नालों की सफाई की मद में, गालिबन ये 75 करोड़ का जिक्र कर रहे होंगे, लेकिन वो 75 नहीं है, तकरीबन 95 करोड़ के करीब बनते हैं। हमने इनको नाले साफ करने के लिए दिए। अब नाले अगर हमारा मैंडेट होता तो हम खुद ही कर लेते, हम उनको पैसे क्यों देते? सईद गनी साहब एक मिनट, सईद गनी साहब देखें, अगर कोई यानी जो इख्तियारात की तकसीम है उसको आप बदल सकते हैं, आप लेजिस्लेट कर सकते हैं, कोई ऐसा कानून बना सकते हैं कि जिससे आपके पास इख्तियार आ जाए। इस मसले से निपटना तो होगा ना, कब तक ये इल्जाम तराकी की मुहिम चलती रहेगी? देखिए शामिल साहब, अभी तो कानून में ये है ही लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार, जो बल्दियाती इदारे हैं उनका इख्तियार है। हम मजीद इसमें तरमीम करके, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो DMC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विस दे रही हैं, अगर वो नहीं लेना चाहती वो एक दिन हमें कह दें, अगले दिन उनको वापस दे देंगे काम, वो अपना काम करें। नहीं, जब वो काम नहीं कर रही तो आप उनकी जिम्मेदारी संभाल लें, फिर नहीं देखिए कानून में तरमीम कर दें। नहीं, मैं अर्ज करूँ आपसे, मैंने अभी बताया आपको कि जब वो ठीक काम नहीं कर रही थी तो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया और उनको ऑफर किया कि आप हमारे साथ काम करके चीजों को ठीक करें। 4 डिस्ट्रिक्ट ने हमारे साथ ताउन किया है, 3 डिस्ट्रिक्ट में हालात बेहतर हैं, वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। आपके ये बैठे में असलम खान साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का विजिट कर लें पूरे का, डिस्ट्रिक्ट साउथ का कर लें और डिस्ट्रिक्ट मलिक का कर लें। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है वहाँ सूरत हाल बाकी इलाकों की निस्बत बहुत बेहतर है।
लेकिन चूंकि अब ये सारी चीजें जुड़ गई, बारिशें हो गई, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। असलम खान साहब, सम अप कीजिएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सूरत हाल बहुत अच्छी है। देखिए सूरत हाल मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है। खुद सईद गनी साहब ने भी ये कहा आखिर में कि बारिशें हो गई और सूरत हाल जो सेवरेज का पानी मामला था वो बिगड़ गया। अब ये बिल्कुल ठीक है, हमने बात आज भी जब ये रिपोर्ट की कि सेंट्रल ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखा एक तबका समझा जाता है कि यहाँ पर आबाद है, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सफाई का, और इस वक्त ये बदतरीन सूरत हाल में। लेकिन दीगर इलाकों में भी मैं कहूँगा सूरत हाल मलीर में कुछ बेहतर होगी, लेकिन सेंट्रल की, साउथ की या ईस्ट की भी कुछ मामला होंगे। लेकिन मजमूई तौर पर मैं फिर कहूंगा, जिसमें सईद गनी साहब वजीर बल्दियात थे, वाटर बोर्ड में इन्होंने बहुत कोशिश की और अभी उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड बैंक से फायदा हो रहा है कि मगर खान साहब ये बताएं ना, इस कचरे को ठिकाने भी तो लगाना है ना, इसको बर्न करना है, इससे बिजली पैदा हो सकती है। अगर ढेर कचरे के लगाते चले जाएंगे क्या बनेगा? बहुत शुक्रिया, बात तो करने की बहुत कोशिश की, कोई उम्मीद को हल निकल सके ऐसा नहीं हो रहा। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसले कश्मीर पर सालसी की दोबारा पेशकश कल जो उनकी गुफ्तगू आई सामने, वो आप देख चुके हैं टीवी मीडिया चैनल्स पर भी। उसमें वो ये कहते हैं कि कश्मीर एक बहुत पेचीदा जगह है, वहाँ हिंदू हैं और मुसलमान हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हमने उनकी ट्रांसलेशन की है, ज़रा दिखा दें थोड़ी सी, देखिए। And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims, and I wouldn't say they get along so great. And that's what you have right now. And you have millions of people that want to be ruled by others, and maybe on both sides, and you have 2 countries that haven't gotten along well for a long time. And frankly, it's a very explosive situation. I spoke to Prime Minister Khan. I spoke with yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine. They're great people. They're great people, and they love their countries. And they're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation. And, you know, we're talking about, this has been going on for decades and decades. Shooting. I don't mean shooting like shooting a rifle. I mean like major shooting of howitzers, of you know, of heavy arms. And it's been going on for a long period of time. But I get along really well with both of them. As you know, Prime Minister Khan was here just recently, and I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend in France. So, you know, I think we're helping the situation, but there's tremendous problems between those 2 countries, as you know, and I will do the best I can. साहब साथ साथ सीनियर सियासतदान मुमताज़ कानूनदान चौधरी एतजाज़ हसन साहब भी टेलीफोन लाइन पर तशरीफ़ ला चुके हैं। ठीक है, अभी क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात हुई है, और ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने जो बात की है, अगरचे बड़े मोहतात लहजे में बात की है, और कहा कि ये जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, वो भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो दूर तक जाते हैं। बड़ी एक यानी इफ बट लगा के गुफ्तगू की है ताकि दोनों में से कोई नाराज़ ना हो जाए। तो जो बात ट्रंप साहब कह रहे हैं वो बात तो दुरुस्त है, एक पेचीदा मामला तो है, और कोशिश कर रहे हैं ये कि फैसिलिटेशन हो जाए, और कहते हैं बातचीत के जरिए मसला हल करें, मगर इंडिया बातचीत पे तैयार नहीं है, तो मसला कैसे हल होगा? चलें, अब जो पाकिस्तान जो सोच रहा है कि बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाया जाए, उस सिलसिले में एतजाज़ हसन साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की सोच है हुकूमत वक्त की, ये किस हद तक मुफीद मैयर होगी चौधरी साहब? इसका मसला, इसमें मसाइल है। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो अमूमी तौर पे रियासतों के दरमियान माबैन जो भी इख्तलाफात या झगड़े या मसाइल है, उस पे इंटरनेशनल कोर्ट की जो ऑफ जस्टिस की सिर्फ उस सूरत में पड़ती है, उसकी इख्तियार समाअत होता है अगर दोनों यूरिसडिक्शन को सबमिट करें, दोनों उसके आगे सर रगू करें और उसके इख्तियारात के साथ। तो यहाँ तो सब ये केस टू केस होता है, या आपको एक असूली तौर पर आप मान चुके होते हैं उनको आर्बिट्रेटर,
या हर केस में ये होता है फरीकैन को देनी पड़ती है? हर केस टू केस बेसिस पे, ठीक, इंटरनेशनल को। और दूसरा ये बताइए कि इससे हटके अगर सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज पे कि जी देखें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की क्रॉस वायलेशन हो रही है, इसको अगर सिर्फ हाईलाइट किया जाए तो? देखिए, ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और वो भी उस हद तक के जेनोसाइड तक लेके जाए, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एक है, उसके रूबरू पेश किए गए हैं, हथकड़ी में डाल के भी सरबराहान मुमलिकत जैसा मिलोसेविच को पेश किया गया, और वो यूएन की करारदादें उस पर होनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें होनी चाहिए, उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए जेनोसाइड और मैसेकर, और फिर उसको वो पेश मिलोसेविच जिस तरह पेश किया गया। अब ये तो आप मेरा ख्याल है दुनिया से नहीं रख सकते कि मोदी को वो इस तरह उठा के लेके जाके, उसको तो उठा के ले गए थे। और तो सब बात यहाँ जो काबीना ने फैसला किया है ना, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का, क्रिमिनल जस्टिस में जाने का नहीं है। लेकिन अब जो मुआहिदा शिमला जो है उसमें ये बात तो दर्ज है ना कि फरीकैन ने इससे इत्तफाक किया है कि वो हालात में, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो ये जो इंडिया का एक्शन है ये तब्दीली नहीं करता हालात में? नहीं शामी साहब, ये तो बड़ी क्लियर बात है। एक तो बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि इंडिया ने एक कानून नहीं, बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, जो उस पे कवानीन की सूरत में पाबंदी जिनकी थी। एक 1948 की यूएन की 3 करारदादें हैं, उनको वायलेट किया है। दूसरा, उसने अपने आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 375 जो कि खुद मबनी था महाराजा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी उसका जो जम होने एक्सीड करने कुछ सब्जेक्ट्स को, इल्हाक कुछ सब्जेक्ट्स को वफाक के आगे वफाक के हवाले करने, जैसा फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है और दिफा है, ये उसने इंडिया को दे दिए। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की भी वायलेशन है। उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के तहत आर्टिकल 370 बना उसी मकसद के लिए कि उसको एक दिया जाए, फॉर्मलाइज किया जाए। उसको भी उस आर्टिकल को में तरमीम करने या उसको हटाने का जो तरीका था वो उसमें है कि वो जो रियासत की असेंबली है, अगर उसको मुकम्मल तौर पे फर्ज करना है तो उसकी पहले कंसेंट होनी चाहिए। वो रियासत की असेंबली नहीं है, आज़ाद कश्मीर की असेंबली है ही नहीं, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगाया हुआ है। तो प्रेसिडेंट ने मशवरा प्रेसिडेंट से करके और इसको खत्म कर दिया है। ये मामला तो जाएगा इंडियन सुप्रीम कोर्ट पे, वो क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता। मगर चौधरी साहब, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें क्या चीज लेके जाएंगे हम, और क्या आप देखते हैं क्या नतीजा होगा? मैं अर्ज करता हूँ। चौथी चीज जो इन्होंने वायलेट की है वो शिमला मुआहिदा है, और पांचवी जो मुआहिदा इन्होंने डेक्लेरेशन वायलेट किया वो लाहौर डेक्लेरेशन है, जो वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान थी। अब इन डेक्लेरेशन को लेके आप सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं और बाकायदा सेशन, ये बेकायदा सेशन नहीं जिस तरह का ये हुआ है, ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। मैं इसको मनसी नहीं समझता हूँ, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है जो पीछे हुआ है गुज़श्ता चंद दिनों में। सिक्योरिटी काउंसिल की नशिस्त हुई है कि मेंबरान की नशिस्त हुई है, लेकिन उसके लिए फॉर्मली आपको उसकी रिमूव करनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से या जनरल असेंबली की तरफ से अगर रेफरेंस जाए टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो वो एक दरवाजा है, वो 2 फरीक है जो दरवाजा खोल सकते हैं। इसी तरह कुछ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मगर हमने तो ये फैसला किया है शायद कि हम बराह रास्त जाएंगे। बराह रास्त जाएंगे तो अगर इंडिया नहीं मानेगा, सबमिट नहीं करेगा जुरिस्डिक्शन, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरीका है उसको मनवाने का, मना लेने का, वो इख्तियार समाज इस्तेमाल करें। और इन्होंने
मैं नहीं जानता कि फॉरेन ऑफिस वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको ये इसको एक लीगल इशू के तौर पे लेना चाहिए। लीगल इशू के तौर पे मोदी की पोजीशन वीक है। फोरम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फोरम शायद ना हो हमारे पास दस्तयाब, लेकिन लीगली उसकी पोजीशन इतनी कमजोर है कि जिसको हर फिर उसने 90 लाख कश्मीरियों को पाबंद किया हुआ है, उनकी जो ह्यूमन राइट्स खत्म की है। अच्छा, और एक और चीज है, बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि अगर मोदी की वहाँ इंडिया की प्रेजेंस का और इंडिया की फौज की प्रेजेंस का इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्या जवाब था? वो जवाब था या 48 की रेजोल्यूशन, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या शिमला अकॉर्ड। इसी तरह हमारे तरफ भी यही हमें जवाब आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुहैया करते हैं, तो दोनों को इसी तरह ये मुहैया करते थे जवाब। अब इंडिया ने इन मायदों को फाड़ दिया है, तो उसकी फौज जो है वो हकीकत में एक ऑक्यूपेशन आर्मी हो गई। अब ऑक्यूपेशन आर्मी के क्या, ऑक्यूपाइंग आर्मी क्या कर सकती है? उस पर चौथा जिनीवा अकॉर्ड है, इट्स कॉल्ड द 4th जिनीवा अकॉर्ड। नहीं तो चौधरी साहब, क्या फिर इसके बाद कश्मीरी अगर जिद्दोजहद करते हैं मसल्ला, तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर सकता है? जैसे बाज आप हमारे डिप्लोमेट्स कह रहे हैं और रिटायर्ड जो वजारत खारजा के जिम्मेदार हैं वो ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कानून है उसके तहत तो मैं ये आपको अर्ज कर सकता हूँ कि रियासत कोई ठीक हो गया। यानी आपका मतम नज़र ये है कि ये एक ज़्यादा लीगल इशू है जहाँ पे मोदी सरकार की पोजीशन वीक है, पाकिस्तान की और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है। लीगल जो मामलात हैं, जो वायलेशंस की हैं, उन्होंने उसको हाईलाइट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी एतजाज़ साहब ने, बहुत उम्दा गुफ्तगू की। शाम साहब एक ब्रेक ले लूँ। एक मिनट बताऊँ, अशरफ अजीम साहब ने कनाडा से मैसेज दिया है कि ये कश्मीर की जो आबादी है 2011 के सेंसस के मुताबिक 12.55 मिलियन थी, जबकि हमारे प्रोग्राम में कहा गया 80 लाख। हमारे प्रोग्राम में आबादी का 80 लाख नहीं कहा गया। ये 80 लाख से 90 लाख लोग इस वक्त यानी महसूर हैं, कैद में हैं। यानी ये शाह फैसल ने भी ये फिगर इस्तेमाल की है। तो ये आबादी नहीं है, वो लोग जो घरों में बंद कर दिए गए हैं उनका जिक्र है। चले एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जिक्र होगा बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब का, जो बता रहे हैं कि नैब क़वानीन में तरमीम का फैसला कर लिया है सरकार ने। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब क़वानीन में तरमीम का इरादा रखती है। देखते हैं बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा क्या था इस मौजू पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त जज हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। उनका अपना जजमेंट ये है कि नैब के क़वानीन के तहत जो बेल की पावर है वो ट्रायल कोर्ट को होनी चाहिए। तो हम ये करने जा रहे हैं, कल ये कैबिनेट से थ्रू हो गया है। प्ली बारगेन के बारे में, वीआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस हैं। नैब के क़वानीन के तहत जो बेल की पावर है वो ट्रायल कोर्ट को होनी चाहिए। तो हम ये करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि बेल देना या ना देना अब ये ट्रायल कोर्ट की सवाबदीदी इख्तियार है। हमारी थिंकिंग यही है कि प्ली बारगेन और वीआर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी प्ली बारगेन या वीआर करे और दोबारा फिर नौकरी पे चढ़ जाए। हो पाएगा सर? नहीं, वो तो कहते काबीना ने मंजूर कर दिया है। देखिए, जो नैब पर तनकीद होती रही ना और होती है, यानी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों द्वारे हुकूमत में इस बात पर तवज्जो रही कि नैब का चेयरमैन कौन हो। हाँ, मगर नैब कवानीन पर तवज्जो नहीं रही। सही बात है। और अब नैब जो है, जो कानून उसका है, जो उसको इख्तियारात देता है, उसको वो इस्तेमाल कर रही। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें तब्दीली कर दी जाए तो हुकूमत को इस बात का हक हासिल है। और ये फ़रूक नसीम साहब ने कहा है कि शायद काबीना ने मुसव्वदा मंजूर भी कर दिया है।
अब देखिए वो बिल की सूरत में आता है या ऑर्डिनेंस की सूरत में आता है, तो ये अगर यानी और भी उन्होंने तजावीज़ दी हैं, मसलन ये कि ख़ास रकम जो है उससे आगे नैब का इख्तियार होगा, फिर सरकारी अफसर और बिजनेसमैन जो हैं उसके मामले में जो मामला उसको महदूद किया जाएगा। तो यानी जुरिस्डिक्शन को भी मजीद तय किया, जुरिस्डिक्शन जो भी इक़दाम हों जब सामने आएंगे अच्छी तरह तो फिर उन पे हज़ारे ख्याल होगा। लेकिन साथ ही देखिए नैब का लॉ ये कहता है कि 30 दिन के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए। 16A है नैब ऑर्डिनेंस की। ये आज तक ये हुआ नहीं और ना हो सकेगा। ये तो समरी मिलिट्री कोर्ट में भी ऐसा नहीं हो सकता शायद। आप ये सुनिए ना, यानी 900 बिलियन के ये रेफरेंसेज हैं जो पेंडिंग हैं। मुल्क भर में 26 एहतसाब की अदालतें हैं और 1200 से ज़ायद केसेस हैं। तो अगर 30 दिनों में केसेस को निपटाना हो तो फी जज जो रेशो बनती है वो 48 केसेस डेली नहीं एक बनते हैं। जजों की तादाद बढ़नी चाहिए, तो ये नामुमकिन हो जाता है ह्यूमनली। सेशन कोर्ट्स जो हैं उनसे मजीद जज लेने चाहिए। और ये वैसे भी इस्लामाबाद में 2 जज जो हैं और सारे मुकदमे उनके ऊपर बरमार उधर है, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? सिर्फ लाहौर का देखें ना, यहाँ पे 5 अदालतें हैं क्योंकि हम तो लाहौर को ज़्यादा कवर करते हैं। 366 मुकदमात हैं पेंडिंग। अगर एवरेज निकाले जाए फे जज तो ये 73.5 केसेस पर जज बनती है। अब 73.5 केसेस डेली एक जज के लिए उसको सुनना देखना, और लोग असल में गुस्सा सारा उतारते हैं नैब पर कि इतनी ताखीर को हो रही है। और ये कानून में नैब तो खुद कहते हैं कि दें जी कोर्ट्स हमें दें, हम केसेस दें जाके वहां पर और निपटाएं टाइम पे। दें या तो और कोर्ट्स भी दें और फिर ऐसा करें कि दायरा कार जो है वो तय करें, जो एंटी करप्शन का दायरा क्या है, FIA का दायरा क्या है, नैब का दायरा क्या है। अगर आप उसको हर दायरे को फैलाते चले जाएंगे तो डुप्लीकेशन होगी और हर दायरे पर बोझ बढ़ेगा। इसलिए ये भी ज़रूरी बात है। चलिए इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.